आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इनके क्रूज मिसाइल कैरियर है ना, रशिया के 34% तबाह कर दिए हैं। इनका जो A154 A54 सिस्टम जो है अवाक्स था ना पाकिस्तान का, खत्म कर दिया। TU-22 TU-95 ये एयरक्राफ्ट $8 बिलियन का नुकसान हुआ रशिया को, तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने रशिया को ऐसी की तैसी कर दी, पूरी तरीके से नहीं पर रशिया में घुस के मारा है। 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी। पिछला लेक्चर मेरा इसी पे था और मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 क्या रशिया यूरोप पे हमला करने वाला है। 3-4 पॉइंट्स में दोस्तों हम समझेंगे, बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। यूट्यूब का हमारा शानदार कोर्स यूट्यूब SEO प्लस थंबनेल आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है, मात्र 400 रुपए का ये कोर्स मिलेगा। तो अगर हम यूरोप की बात करते हैं, पहले आप एक चीज समझिए। हम रशिया के बारे में समझते हैं कि रशिया कहना क्या चाहता है। आज दुनिया में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। 4 कॉन्फ्लिक्ट सेंटर हैं, ईरान और इजराइल। इजराइल एक कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बना हुआ है, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन एक कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बना हुआ है और चाइना भी एक कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बना हुआ है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं वो है रशिया यूक्रेन। इजराइल वाला ठंडा हो गया, बट रशिया यूक्रेन देखिए 31 मई को एक हमला होता है। रशिया यूक्रेन पर लगभग 450 ड्रोन्स मारता है। उसके बाद यूक्रेन ने इस प्रोग्राम को 1.5 साल से प्लानिंग भले ही चल रही थी, ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया जाता है। ट्रक रशिया में घुसाए जाते हैं और वहां पे 117 ड्रोन्स मारे जाते हैं, FPV ड्रोन्स, जो कि कामिकाजे ड्रोन है, और रशिया को तबाह कर देते हैं, है ना। अब बड़ी बात यह है कि क्या रशिया रिटेलिएट करेगा। उससे पहले आप रशिया को समझिए। ये सोवियत, ये रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था और 1991 में आज ये रशियन एम्पायर की 2 बार रशिया की बहुत भयंकर बेइज्जती हुई है। एक बार 1917 में जब रशिया में रेवोल्यूशन आया था, जब राजा गया, और दूसरा सबसे बुरी बेइज्जती 1991 पे जब सब हंस रहे थे रशिया पे। हो गया, कर लिया तुमने, तोड़ के रख दिया तुमने हमको। अमेरिका बाप बन गया पूरी दुनिया का। अमेरिका ने बोला बेटा तुम हमारे हिसाब से चलोगे, डॉलर पावरफुल है, नेटो पावरफुल है, निकल लो बहुत तेजी में, दिखना नहीं। बोरिस यिल्सन ऐसे आदमी थे, रशिया के जो लीडर थे, शराब पी के नाचते थे वो प्रेसिडेंट के सामने। आप उनकी वीडियोस देखोगे आप हंसोगे। वहां से व्लादिमीर पुतिन आते हैं और वहां से पुतिन का उदय होता है। अब दोस्तों रशियंस ये सब नहीं झेलते। ना रशिया अपने आप को यूरोपियन मानता है, ना एशियन मानता है, वो कहता है यूरेशियन है। रशिया में अलग ही ऑर्थोडॉक्स चर्च है। वहां पे रशिया जो है, वहां पे राष्ट्रवाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यूरोप में, अमेरिका में इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र जाए भाड़ में, लेकिन तुम्हारे राइट्स को सबसे ज्यादा तवज्जो हम देंगे, क्योंकि एक आदमी जो है उसके राइट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए अगर आप अमेरिका में देखें तो वहां पे प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है। रशिया में राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये सदियों से है। वहां जितने भी पोएट्स आए हैं, जितने लीडर्स आए हैं, उन्होंने बोला है राष्ट्र पहले लोग बाद में। और राष्ट्र में अगर तुम्हारी जान भी चली जाए ना, नो वंडर दोस्तों, रशिया में कॉन्स्क्रिप्शन हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्ट लिया, लेकिन यूके में जो फोर्स है वो मात्र 73,000, सिर्फ 73,000 एक्टिव लोग हैं वहां पे। कॉन्स्क्रिप्शन खत्म हो गया है, यूरोप डेवलपमेंट के पाथ पे चला गया है। जहां जहां पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, उन्होंने अपने मिलिट्री पे ध्यान नहीं दिया। अमेरिका है ना, जापान देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, लेकिन जहां जहां पे रशियन इन्फ्लुएंस है उन्होंने अपनी मिलिट्री पे बहुत ध्यान दिया है। राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पहले। रशियन बहुत राष्ट्रवादी होते हैं। चेरनोबिल 1985 जो माइनर्स थे यहां पे, उनको पता था कि हम मरेंगे, लेकिन क्योंकि इससे हमारा देश बचेगा वो गए, सब के सब मर गए जिन्होंने न्यूक्लियर मलबा साफ किया था। राष्ट्रवाद है ये। तो रशिया में राष्ट्रवाद बहुत तगड़ा है। और रशिया का राष्ट्र कब कंप्लीट होता है? जब आपके पास आता है यूक्रेन। रशिया की नंबर 1 कि यूक्रेन हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान को कहता है, पाकिस्तान तो चलो एक अलग देश हो गया, हमने बड़ा दिल दिखा के बोला कि चलो POK ही हम लेंगे, वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन रशिया कहता है कि वो एक रिविजनिस्ट देश है। रशिया कहता है कि अखंड रशिया बन के रहेगा। 15 देश थे सोवियत में, 15 देश थे,
ठीक है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक था वो था यूक्रेन। यूक्रेन, उसके बाद ये मोल्डोवा हो गया, बेलारूस हो गया, लैटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, लुधियानिया हो गया, ठीक है ना। फिर आपका कजाकिस्तान उधर साइड, अर्मेनिया, अजेरबाईजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तो ये जितने 15 देश थे ना, ये सब सोवियत एम्पायर का पार्ट थे। उधर साइड पे भी ईस्टर्न यूरोप जो आता है। यूक्रेन सबसे इंपॉर्टेंट रहा, ये स्ट्रैटेजिक है। यूक्रेन दरवाजा है यूरोप का, और यूक्रेन को रशिया ने जबरदस्त डेवलप किया। यूक्रेन की कैपेबिलिटी बहुत थी, और सबसे ज्यादा अत्याचार भी यूक्रेन पर ही किया। स्टालिन ने यूक्रेन में कितने लोगों को मरवा दिया, न्यूक्लियर वेपन तक यूक्रेन ने त्याग दिए थे, वरना सारे न्यूक्लियर रिएक्टर आपको यूक्रेन में मिलेंगे, वो सब खत्म कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है, 1991 में कलर रेवोल्यूशंस होते हैं। 1989 से शुरू हुआ, बर्लिन वॉल के बाद एक हर जगह कलर रेवोल्यूशंस हुए, और सोवियत जो है टूटा। बड़ी बेइज्जती, यहां लगी चोट, कुछ भी हर्ट करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि कोई बात नहीं, जो पब्लिक को पसंद वही बात करेंगे। क्या लगता है आपको, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अभी तक क्यों रेवोल्यूशन नहीं हुआ? क्योंकि उनका समाज ही ऐसा है। रशिया में राष्ट्रवाद चलता है, और व्लादिमीर पुतिन के पीछे पूरा यूरोप, पूरा रशियंस खड़े हुए हैं कि तुम मारो, हम काम करेंगे तुम्हारा, हम पीछे हैं, हम आ जाएंगे लड़ने युद्ध। समझ गए? इस कंटेक्स्ट में आप देखिए। अब ये पहला पार्ट हुआ स्टोरी का। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि यूक्रेन जो ससुरा है वो यूरोप के साथ बहुत तेजी से आगे गया। रशिया यूक्रेन को अपना एक अंग मानता है। अमेरिका ने बोला आ जाओ बेटा नाटो में, आ जाओ बेटा, ज्यादा बदतमीजी नहीं, चुपचाप। यूक्रेन ने बोला हां हम अमेरिका के साथ जाएंगे। अब रशिया ने बोला कि ऑलरेडी आपने हमारे बॉर्डर्स पे, ये जितने भी आपको यूरोपियन दोस्त पहले सोवियत में थे अब अमेरिका के साथ मिल गए हैं, आपने यहां पे अपनी फोर्सेस लगा दी हैं। अगर आपने यूक्रेन को छेड़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यूक्रेन माना नहीं, ना ही नाटो का मेंबर बना, नाटो करते करते रशिया ने आज से लगभग 2.5 साल पहले, 2 साल 4 महीने पहले 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। अब आप यूक्रेन में घुस गए, यहां ऑलरेडी जो ये वाला यूक्रेन का पार्ट है, यहां पे रशिया ने अपने रिबेल्स जो है बैठा रखे थे। सबको लगा कि 2 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने अब अमेरिका के पास खड़ा हो गया यूक्रेन जाके कि भैया तुम तो बहुत कह रहे थे हमारी मदद करें, कहा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, अब मदद करो ना, क्या हुआ? अमेरिका बोला रुको जरा, सबर करो। कहता रुको हम आते हैं, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन हम तुमको इतना पैसा देंगे और इतने ज्यादा हथियार देंगे तो तुम रशिया को हरा दोगे। हराओगे नहीं, लेकिन तुम तो यूक्रेन ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इस अमेरिका का प्रस्ताव मान लिया। खैर उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। अब यूक्रेन ने वो प्रस्ताव माना, भर भर के यूक्रेन को पैसे मिले। $65 बिलियन पिछले ही साल जो बाइडेन जाते जाते दे गए थे यूक्रेन को। वो $65 बिलियन का क्या हुआ? यूक्रेन ने हथियार खरीदे। यूके और अमेरिका सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, जबरदस्त हथियार दिए। और रशिया की गलती क्या हुई? रशिया ने अभी तक पूरी मिलिट्री उतारी ही नहीं है यूक्रेन में, और ये रशिया को बहुत भारी पड़ रहा है। जब से वॉर शुरू हुआ है, पहले रशिया आगे बढ़ा, फिर यूक्रेन आगे बढ़ा, फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों में यूक्रेन जीतता दिखाई दे रहा है। वो अपनी टेरिटरीज को वापस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो ऑफेंसिव मोड पे आ गया है। आप समझ रहे हैं? और जब से व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, तब से और ज्यादा, तब से यूरोप ने ओपनली सपोर्ट दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया तक नहीं कि हम हमला करने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अब यूक्रेन जो है वो ताकतवर होता जा रहा है। खुद वो ड्रोन्स जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है। रशिया ने 31 मई को हमला किया, 2 जून को यूक्रेन ने मारा। रशिया ने ऑपरेशन समझ के हमला किया, यूक्रेन ने अपना समझ के मार दिया। तो यूक्रेन ने जब मारा, तो अब क्या व्लादिमीर पुतिन रिटेलिएट करेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी कम है दोस्तों। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर रशिया ने रिटेलिएट किया तो ये मान जाएगा कि हाँ यूक्रेन ने हमको बहुत मारा, और यूक्रेन चाहता है कि रशिया ये माने कि हमने तुमको घर में घुस के मारा और बहुत मारा। और अगर रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब रशिया ये मान गया। इसीलिए अभी तक रशिया की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया। वो पीस समिट होनी थी, गई काम से। तो ये 2 पार्ट है कि क्यों रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, और उसके बाद अब क्या हो रहा है। अब तीसरा पार्ट और इंटरेस्टिंग है
क्या रशिया जो है वो यहां पे यूरोप पे हमला कर देगा? अब इसको इसके ऊपर पीछे भी बैकग्राउंड जानते हो और भारत के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये चौथा पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो देखो, यूरोप जो है, जर्मनी के अभी 2 दिन पहले डिफेंस चीफ का एक बयान आया है कि रशिया जो है वो 1500 टैंक हर साल बना रहा है। रशिया के पास जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है। रशिया 40 लाख से ज्यादा एम्यूनिशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अगले 4 सालों में 2029 तक रशिया हम पर हमला करेगा, पूरे यूरोप पर हमला करेगा। उससे पहले शायद मुश्किल होगा। जिस तरीके से गति आगे बढ़ रही है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगले 4 सालों में यूरोप पर हमला होगा और इसको हम टाल नहीं सकते। ये जर्मन के डिफेंस चीफ का बयान है, बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ओके, आ जाओ यूके पे आ जाओ। देखिए, ये जो आपको यूके दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है पूरा, ये अभी आपको पता है कि ये यूरोप का पार्ट तो है, लेकिन वही है ना कि इनको निकाल दिया गया था, मतलब ये खुद ही निकल गए थे, ब्रेग्जिट हो गया था। ओके, तो यूरोपियन यूनियन के तो ये पार्ट फिलहाल तो नहीं है। अब क्या है कि सबसे ज्यादा मदद अगर कोई युद्ध में कर रहा है तो वो यूके है। उसने अपनी हैमर्स मिसाइल से लेकर उन्होंने बहुत पैसा दिया, भर भर के यूक्रेन को पैसा दिया। रशिया को पता है, एक तो रशिया इसको अभी भी अपनी पूरी मिलिट्री नहीं उतार रहा है। अब रशिया पशोपेश में है कि भैया कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अगर रशिया ने दोस्तों अपनी मिलिट्री नहीं उतारी और अगर कहते हैं ना कि शायद वॉर डिक्लेयर नहीं किया, तो हो सकता है रशिया बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि लगातार हमले होते रहेंगे। तो रशिया के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो सीज फायर कर ले या तो वो युद्ध खत्म कर ले। अब रशिया कहता है कि जो टेरिटरी हमारे पास है वो हम नहीं देंगे, यूक्रेन कहता है पूरी टेरिटरी दो। ये पूरा इसी पे ही खेल है। यूक्रेन कहता है स्टेटस को मेंटेन करो, लेकिन अगर अब युद्ध खत्म होता है, ये देखिए हर महीने जो है वो चीजें बदल जा रही है, हर महीने चीजें बदल जा रही है। अब अगर युद्ध खत्म होता है ना तो यूक्रेन को अपर हैंड होगा। अभी हम 2 महीने पहले रशिया की बात कर रहे थे और रशिया इसमें मानेगा नहीं, वॉर डिक्लेयर वो कर नहीं सकता। तो या तो सीज फायर करो या वॉर डिक्लेयर करो। और अगर रशिया को पता है कि यूके और अमेरिका को पहले हराना पड़ेगा, और यहीं पे यूके जो कीयर स्टाइमर इनके प्रधानमंत्री, वो बोलते हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रशिया हम पर हमला कर सकता है। इनपुट्स होंगे, इंटेल्स होंगे। दूसरी चीज, फिनलैंड और स्वीडन ये ऑलरेडी डरे हुए हैं। इन्होंने नेटो पिछले 2 सालों में ज्वाइन कर लिया, ये नेटो के मेंबर नहीं थे, लेकिन इनको ये डर था कि हमारी बाउंड्री रशिया से लगती है और हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। रशिया को ये बात पता है कि हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में एक बिल आने वाला है, अमेरिका में एक बिल आने वाला है कि रशिया की जो देश मदद करेगा उस पर 500% तक टैक्स लगेगा, 500% तक। अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए बहुत दिक्कत। अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ, इंडिया। भाई इंडिया के हित में है कि वॉर खत्म हो, क्योंकि देखिए हमारे 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक हमारी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, एक हमारी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, और एक हमारी तेल की प्रॉब्लम है। हम रशिया से तेल इस समय खरीद रहे हैं, अगर ये बिल आया तो हम रशिया से खरीद नहीं पाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएंगे हमको। दूसरा, यूक्रेन एक सेंटर पॉइंट है। अभी पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन की मदद करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। साथ ही साथ सप्लाई चेन हम लूज करते जा रहे हैं इसी युद्ध के कारण। चाइना को कोई दिक्कत नहीं, चाइना का ऑलरेडी बिजनेस बना हुआ है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो नहीं पा रही है। हमारे हक में यही है कि हम यूरोप की मदद करें, हम इस युद्ध को रोकें, चाहे जैसे भी रोकें। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, और अजीत डोभाल भी जब रशिया गए तो उन्होंने बोला कि इस युद्ध को रोक दीजिए। एक और चीज, अमेरिका और यूरोप का मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, वो किसी देश में जाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, फिर वहां पे रिकंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। भारत भी यही कर रहा है। भारत ने भी यही बोला है कि यूक्रेन में जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन वो हम करेंगे। युद्ध खत्म, युद्ध अब कितने लोग मरे हैं और कितना नुकसान हुआ है, खरबों अरबों खरबों रुपए का, तो भारत, हमारी कंपनीज वहां पे जाके रिकंस्ट्रक्शन कर देगी, जिससे हमको फायदा होगा इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन में। तो ये युद्ध इंडिया के लिए जितना लंबा चलेगा, इंडिया के लिए और ज्यादा गड़बड़ होगा। तो रशिया यूक्रेन युद्ध बिल्कुल भी इंडिया के पक्ष में नहीं है। अब कंक्लूजन कि क्या रशिया यूरोप पर हमला करने वाला है? दोस्तों इसका जवाब यह है कि फिलहाल तो शायद यूरोप पे पूरी तरीके से हमला नहीं करेगा, वो यूक्रेन पर जरूर एक हमला कर सकता है। अब इसमें भी पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लगता है कि अभी नहीं, लेकिन हां यूक्रेन को रशिया जरूर सबक सिखाएगा। बट अगले 2-3 सालों में रशिया यूरोप पर एक बड़ा हमला कर सकता है। यह बिल्कुल सच्चाई, और उससे जिस तरीके से
रशिया अपने हथियार के जखीरे बढ़ाता जा रहा है और अपने हथियार, न्यूक्लियर हमला नहीं होने वाला, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि न्यूक्लियर अटैक कर ले। हालांकि न्यूक्लियर रिस्क बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूके के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। और यूके ने तो अपनी जो वो न्यूक्लियर, जिसमें मिसाइल में जो न्यूक्लियर वॉरहेड लगता है वो तक रेडी कर ली है। लेकिन न्यूक्लियर हमला नहीं होगा, कोई ये सब डराने की बात होती है। लेकिन यूरोप पर चढ़ाई कर सकता है। पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप यूट्यूब थंबनेल एसईओ वाला कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत नहीं होता, साइनिंग ऑफ।